बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव में मेरे पहुंचने की खबर फौरन फैल गई थी, जिसको सुनकर मेरी बीवी मामूल से पहले घर वापस आ गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी को मेरा घर आना नागवार गुजरा है, क्योंकि वो तो इस इंतजार में घड़ियां गिन रही थी कब मेरी वालदा मरे और वो अपने मेके वालों के साथ घर और हर चीज पर काबिज हो। मैं जो घर से बाहर धाड़ता था और दुश्मन को मारते वक्त चूहे से ज्यादा अहमियत ना देता था, अपने घर में आकर खुद चूहा बन जाता था, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि मेरी वालिदा अपने पोते यानी मेरे बेटे शुजा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इस बार भी मैंने घर, बेटे और वालिदा की हालत जार देखते हुए कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, ताकि आपकी इस अजाब मुसलसल से जान छूट जाए। और इस औरत की मुसलसल और रोज की गोयाजोई से गांव वाले, जो हमारी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, अब अपनी छतों पर चढ़कर तमाशा देखते हैं। लेकिन मेरी वालिदा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि ऐसा ना करना, मैं शुजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके लिए मैं हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। मेरी बीवी को सिर्फ मेरे लाए हुए सामान से दिलचस्पी थी। किस्सा मुख्तसर, अगले रोज वालदा को लेकर रावलपिंडी हस्पताल गया और मिलिट्री हस्पताल में दाखिल करवा दिया। 12 रोज के मुसलसल इलाज के बाद मेरी वालदा की तबीयत कुछ बेहतर हुई और उनके बेहद जोर देने पर मैं उन्हें वापस गाँव ले आया। क़ारीन, दास्तान के इस हिस्से में मैंने अपने ज़ाती पहलू को इसलिए तहरीर किया है कि मैं शुरू से अपनी ज़िंदगी में इन खून खराबों का आदी ना था। स्कूलों, कॉलेज और उसके बाद मुलाजमत के दौरान और शादी से पहले मैं बड़ा हंसमुख और खलंडरा लड़का था। दोस्त मुझे जाने महफिल कहते थे। मौसीकी से मुझे बड़ा लगाव था। शादी के बाद मिजाजों का अहतलाफ और झगड़ों ने मेरी तमाम शौकियां और सुकून छीन लिया। खानदानी इज्जत व वकार की अपनी बीवी के हाथों धज्जियां उड़ते देखकर मैं इस मुकाम पर पहुंच गया, जहां मेरे चेहरे पर करहतगी और दिल में इंतकाम के शोले खुद बहुत भड़कने लगते हैं, लेकिन उन जज्बात की निकासी का कोई जरिया ना था। उन्हीं हालात में 1971 में सकूते ढाका हुआ मैं अपने घर में अपने खानदान की दुश्मन अपनी बीवी को अपनी वालदा की मिन्नत समाजत की वजह से तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन मुल्क व मिल्लत की भारत के हाथों तजलील बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि भारत से बदला लेने में मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना थी। मैं जो घरेलू हालात की संगीनी को बर्दाश्त करते करते एकदम पक चुका था और मेरी नफरत के लावे को निकलने के लिए कोई रास्ता ना मिल रहा था, उसे निकालने के लिए भारत से बदला लेने का मौका मिल गया। हर दुश्मन को हलाक करते वक्त मेरे जहन में मेरी बीवी का रवैया जरूर उभरता, जिसने मेरे जन्नत जैसे घर को जहन्नुम बना दिया था। क़ारीन, मेरा घर किसी आने वाली दुल्हन के लिए जन्नत तस्वर किया जाता था और एक मिसाली घर समझा जाता था, जहाँ ना ससुर, ना देवर, ना नंद, सिर्फ मेरी वालदा थी। वालदा भी कोई जाहल अनपढ़ नहीं थी, बल्कि अपने वक्तों की मैट्रिक पास थी, जिन्हें अरबी, फारसी और अंग्रेजी पर यकसा दस्तरस हासिल थी। अगर मेरी बीवी चाहती तो वाकई मेरे घर को एक मिसाली घर बना सकती थी, लेकिन उसकी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी वालदा जल्द अज जल्द मरे और वो अपने वालिदैन और दीगर घर वालों को मेरे घर में ला बसाए, क्योंकि शादी के वक्त उसकी माँ दारुल अमान में, दोनों भाई रावलपिंडी ट्रंक बाजार में यतीम खाने में और तीनों बहनें उस्तानियों के घरों में रहती थीं। मेरी वालदा ने खुदा तरसी करके इस औरत से मेरी शादी की थी और अपने खानदान में नाक रखने के लिए शादी से पहले ही जेवर, फर्नीचर, कपड़े खरीद कर उसे दुल्हन के जहेज के तौर पर घर लाई थी। आखिर उसको 1999 को तलाक दे दी और इस तरह इस जालम लालची औरत से जान छूटी। दास्तान तहरीर करते वक्त माजी का एक एक वाकया एक फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे पर दिखाई देता है। जैसे और वाकयात बयान करके क़ारीन को मैंने अपने हर अच्छे और बुरे काम से आगाह किया है और करूँगा, वैसे ही अपनी ज़ाती ज़िंदगी के इस गोशे से पर्दा उठा दिया, क्योंकि आखिर मैं भी इंसान हूँ और कब तक अपनी ज़िंदगी की इन तलख हक़ाइक़ को अपने दिल में छुपाए रखता। वालिदा की बीमारी और एमएच में उनके दाखिले के दौरान मैंने 18-19 रोज़ रावलपिंडी में गुजारे। दूसरे रोज़ ही मैं अपने साबका महकमे के दफ्तर गया और सीनियर मुतलका अफसरान को गोखले की डायरी दी, जिसमें उन पाकिस्तानी सियासतदानों, कारोबारी अफराद और अफसरान के नाम, पते और कोड नंबरों के अलावा वो रकूम भी दर्ज थीं, जो गोखले के पाकिस्तानी रवाबत के जरिए उन गद्दारों तक पहुंचाई जाती थी, जिन्होंने बज़ाहिर तो हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती का लबादा ओढ़ रखा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर भारत के मफाद में काम करते हुए पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ यह काम इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था और इसमें चोटी से लेकर नीचे दर्जे के सियासतदान और नौकरशाही के अफराद शामिल थे। डायरी में उनके नाम और करतूत देखकर मेरे महकमे के अफसरान दांतों में उंगलियां दबाकर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई कहां से शुरू करें।
उस दौर के सियासी और हुक्मरानों ने फौज की इतनी ज्यादा तजलील कर दी थी कि वो अपनी बारकों में दबक कर बैठ गई थी। मुसल्ला गुंडों का गिरोह एफएसएफ हर तरफ दंदनाते फिरते थे। वो अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए मुखालफ सियासी पार्टियों के बंदे पकड़ कर ले जाते और फिर उनका कुछ पता ना चलता कि कहाँ गए हैं। इस भयानक ख्वाब जैसी हुकूमत के खात्मे के बाद एफएसएफ के पकड़े हुए बाज अफराद तो दलाई कैंप आज़ाद कश्मीर और अटक के किले और लाहौर शाही किले के अकूबत खानों से मिले और बहुत सूं का कुछ पता ना चला कि ज़मीन निगल गई या आसमान। गो मैं इस वक्त अपने साबका महकमे का मुलाजम ना था, मैंने ये डायरी अपने मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचाकर बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के अपना फ़र्ज पूरा कर दिया था। रस्मी बातों के अलावा मैंने अपने अफसरान को ना तो ये बताया कि यह डायरी क्यों कर मेरे हाथ लगी और ना अपने आइंदा के प्रोग्राम का पता चलने दिया। उन्होंने भी इस बारे में मुझे थोड़ा बहुत कुरेद कर खामोशी एख्तियार कर ली। मुझे तो ये खासे अरसे बाद उसी महकमे के एक आला अफसर के जरिए पता चला कि महकमे के एक अफसर ने दलेरी दिखाते हुए ये डायरी उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक के सामने पेश कर दी। जनरल साहब भी हालात पर पूरी तरह निगाह रखे हुए थे। डायरी में हस्ब इक़्तिदार के अलावा हस्ब एहतलाफ और 9 सितारों के इत्तेहादियों में से भी कई शख्सियात के नाम दर्ज थे। जब उन दोनों ने मुल्क के बंदरबांट के लिए गठजोड़ कर लिया और रात के 12 बजे सब सियासी पार्टियों ने मुतफिका राजीनामे पर दस्तखत कर दिए तो उनके इरादों को जानते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने रातों रात मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। रावलपिंडी एमएच में बेहतरीन इलाज के बाद जल्दी से मेरी वालदा की सेहत बहाली की तरफ वापस लौट रही थी। अपने बेलौस दोस्तों के साथ गुजारे हुए ये 15 दिन मेरी झुलसी हुई जिंदगी में बहार पर महकती हुई हवाओं और सुकून की थपकियां देते हुए लम्हात में जल्द ही गुजर गए। 20वें रोज मैं वालदा को लेकर गांव वापस पहुंचा। मेरी वालदा के चेहरे पर जिंदगी की चमक लौट आई थी। गांव में 2 मुस्तकिल मुलाजमाएं अपनी वालदा की खिदमत के लिए मैंने मुकर्रर की और 2 बैंकों में वालदा के नाम के 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। बीवी को भी आखिरी मौका देते हुए 6 हिंसों के नाम से अकाउंट खुलवाया, 10-12 मजदूर लगाकर घर की हालत दुरुस्त करवाई और मजीद 5 रोज घर में क्याम करने के बाद जब मैं घर से रवाना होने लगा तो जो 3 टांगों पर सामान लाद कर घर आया था, अब जाते हुए सिर्फ एक ब्रीफ केस मेरे हाथ में था। मैं तो चाहता था कि मजीद चंद रोज घर में क्याम करूं, लेकिन मेरी वालदा ने जोर देकर मुझे वापस भेजा क्योंकि मेरी माँ जानती थी कि मेरी बदहसलत बीवी मेरी मौजूदगी में कोई ऐसी बात ना कर बैठे जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और नौबत खून खराबे तक पहुंचे। मुझे घर से वापस भेजते हुए मेरी माँ ने मुझे आंसू भरी आंखों और लरजती हुई आवाज़ में मुझे कहा, तुम वापस चले जाओ, अब मैं हर किस्म का जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से ज़िंदगी से हाथ धोते नहीं देख सकती। तुम्हें भी अब मेरे लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरी देखभाल के लिए बहुत माकूल इंतज़ाम कर दिया है और अब रिश्तेदार भी पैसे की वजह से और पैसे की लालच की वजह से मेरी हबरगिरी करेंगे। मैं बखूबी जानता था कि मेरी वालदा मुझे बस तसल्लियाँ दे रही है। बीवी के नाम खासी बड़ी रकम बैंक में वालदा के कहने पर ही मैंने रखवाई थी कि वो मेरी वालदा पर जुल्म करने से बाज रहे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि सांप को कितना ही आप दूध पिलाते रहें वो डसने से बाज नहीं रहता। गांव से मैं फिर रावलपिंडी आया और 2 रोज अपने महकमे के एक ऐसे अफसर से जो मुझसे बेहद पुरखलूस थे, इसराइली मोसाद और अमेरिकन CIA के गठजोड़ के मुतल्लिक चंद नहायत अहम मालूमात हासिल की और ये तमाम मालूमात मुझे ऑफ द रिकॉर्ड यानी गैर सरकारी तौर पर दी गई और उन मालूमात की रोशनी में मुझे ईरान और सऊदी अरब में दुश्मन जासूस एजेंसियों से 2-2 हाथ करने में बहुत मदद मिली। रावलपिंडी से बजरिया जहाज में कराची पहुंचा। कराची में हमारे क़याम के दौरान ही जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और बैनुल अक़वामी फ़्लाइटों पर मुल्क से बाहर जाने वालों की सख्ती से जांच पड़ताल की जाने लगी। अब हमारा कराची में मजीद रुकना बेसूद था। कराची में ही एक बहुत आला दर्जे के साबका ब्यूरोक्रेट जो कराची में टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में मुलाजमत के दौरान मेरे अफसर आला थे, उनकी वसातत से हम बआसानी बैंकॉक के लिए परवाज कर गए। जाने से पहले हम रानी सोनिया, मिसेस डेविड और रजी की बीवी से मिले। मैंने रजी की बीवी और मिसेस डेविड को खासी रकम दी ताकि उन्हें कोई माली दुश्वारी पेश ना आए। वापसी के सफ़र में कैसर, रजी और सपना मेरे हमरा थे। बैंकॉक पहुंचकर हम रॉयल प्लाजा होटल में ठहरे जहां कर्नल मुजम्मल, JCO, दोनों सिपाहियों और नंबर 2 ने भी हमें मिलना था। अभी तक उनमें से कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा था और तय किए प्रोग्राम के मुताबिक
हमें उनका यहाँ रहकर इंतजार करना था। मैंने इस मौका को गनीमत जाना और अमारात, सऊदी अरब और इराक के सफारत खानों में जाने और उनसे मुसाद के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बनाने लगा। बैंकॉक पहुंचे हमें दूसरा दिन था कि खनसा के नुमाइंदे ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज रात 9 बजे वो मुझे मिलने आ रहा है। रात को उससे मिलने पर मैंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो मैं खनसा से मिलना चाहता हूँ। नुमाइंदे ने मुझे जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी। इधर कैसर ने भी दहली अपने घर फ़ोन करके अपनी वालदा और अपने बच्चों की हैरियत दरियाफ्त की। सपना अभी तक हमारे लिए एक सवालिया निशान बनी हुई थी। माँ कबीले के सरदार को हलाक करने से लेकर अब तक वो हम सब से चिपकी हुई थी। कैसर के साथ वो दहली इसलिए गई थी कि कैसर के साथ वो दारजलंग जाकर अपने वालिद की करोड़ों की जायदाद हासिल करेगी। लेकिन कैसर के घर फोन होने के बावजूद वो दहली में पहली बार ही अकेली शहर में चंद घंटों के लिए गई और वापसी पर बताया कि उसने किसी पीसीओ से दारजलंग फोन किया था। उसके वालिद के मुंशी और दूसरे करीबी रिश्तेदारों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था और उसे धमकी दी कि अगर वो दारजलंग आई तो उसे मरवा दिया जाएगा। और सपना जैसी दिलेर लड़की सिर्फ टेलीफोन पर धमकी सुनकर अपनी करोड़ों की जायदाद से दस्तबरदार हो गई। ये बात मेरे और ना ही कैसर के दिमाग में फिट बैठ रही थी। सपना, कल्पना या जो भी उसका नाम था, बकौल उसके कि वो दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती रही है। अगर उसके वालिदैन के रिश्तेदार जायदाद के लालच में उसे पहचानने से इनकारी थे तो कॉन्वेंट स्कूल में उसकी सहेलियां और उसकी तस्वीर और उसका रिकॉर्ड और सहेलियों के वालिदैन, जिन्हें उसकी जायदाद से कोई गरज ना थी, यकीनन उसे पहचानने से इनकार ना करते। उनकी मदद से ना सिर्फ अदालत के जरिए अपनी जायदाद वापस ले सकती थी, बल्कि उसकी जायदाद के गासबों को लंबी मुद्दत के लिए जेल भी भिजवा सकती थी। जायदाद के हसूल के लिए दूसरी सूरत कैसर और उसके साथियों की अमली मदद थी, जिनके जरिए जायदाद के मैनेजर और एक दो गासब रिश्तेदारों को कत्ल कर देने से भी यह मसला हल हो सकता था। लेकिन सपना ने दोनों तरीकों को मुस्तरद करते हुए बंबई वापस आने पर जोर दिया था। एक तरफ तो वो खुद को इतनी डरी और खौफजदा जाहिर कर रही थी और दूसरी तरफ वो हमारे आइंदा मिशनों में हमारा भरपूर साथ देने के लिए भी तैयार थी, जिनमें हर लम्हा जान का खतरा था। मैंने कैसर से सपना के इस दो रूहे रवैये पर बात करते हुए फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सपना की असलियत जानी जाए और उस काम का आगाज दार्जिलिंग से किया जाए। मैंने कैसर से सपना का दार्जिलिंग का एड्रेस लिया जो उसने बंबई से चलते वक्त कैसर को दिया था। दार्जिलिंग के टेलीफोन नंबर कैसर के पास ना थे। मैंने कैसर की मौजूदगी में सपना को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वो दार्जिलिंग में अपने मैनेजर और अजीज़ों के नाम, फ़ोन नंबर और कॉन्वेंट स्कूल में अपने रोल नंबर और वहाँ पढ़ने के सालों की तफसील लिख कर दे, क्योंकि हाजी मस्तान के ज़रिए ही सारी तफ्तीश करवा लूँगा। मुझे अपनी जायदाद, घर और बैंक बैलेंस से अब कतई कोई गर्ज नहीं है। मैं उन्हें भुला बैठी हूँ। सपना ने मेरे सवाल का जवाब दिया। लेकिन मुझे गर्ज है। मैं अपने किसी साथी पर ऐसा खुला जुल्म होते नहीं देख सकता। खास तौर पर तुम्हारी जायदाद का हसूल तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मैंने सपना को समझाते हुए कहा। कुछ देर बाद वो सोचने के बाद बोली, एक ऐसी बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती और हम उस वक्त तक किसी को अपने मिशन में शरीक नहीं करते जब तक उसका माजी हमारे सामने खुली किताब की तरह ना हो जाए। हम किसी से अपनी जाती अदावत का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क व मिलत के दुश्मनों को जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उनको बेनकाब करने और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेड़ा उठाया है। हम कैसे तुम पर भरोसा और एतमाद कर सकते हैं जब तक कि तुम्हारे माजी के मुतल्लिक हमें पूरी जानकारी और तुम पर पूरा एतमाद और तुम्हारे बारे में सब मालूम ना हो जाए। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमने तुम्हें कबीले के सरदार को, जिसने तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, हलाक करके अपने साथ ले आए हैं। तुमने दार्जिलिंग जाने का कहा तो कैसर तुम्हें अपने साथियों समेत दिल्ली ले गया और वहां पर से तुम्हारे बकौल कि तुमने दार्जिलिंग फोन किया तो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें फोन पर मारने की धमकी दी, तो तुम डर कर अपनी जायदाद से दस्तबरदार हो गई। अगर तुम इतनी ही डरपोक हो तो भी हम तुम्हें अपने साथ मिशन पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां पर तो कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई और वजह है तो जब तक तुम उसकी तफसील हमें नहीं बताओगी, हम ना तुम पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही साथ ले जा सकते हैं। जहां पर हमारे खुफिया मिशनों के लीक होने से ना सिर्फ हम सब मारे जाएंगे, बल्कि दोस्त ममालिक के साथ भी पाकिस्तान की साख मुतासर होगी। सपना रुहासी हो रही थी। बोली, मुझे एक रात की मोहलत दें, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। इंसानी फितरत ऐसी है
کہ بعض اوقات وہ جذبات میں آ کر ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن پر بعد میں پچھتاتا ہے۔ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ راجہ تری کا سونپا ہوا کام میں نے بخوبی پورا کر دیا تھا۔ اس کی تکمیل کے دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کو کتنی تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے انسانوں کا ہم نے خون بہایا اور خود ہم موت کے منہ سے کتنی بار بال بال بچے۔ اصولی طور پر تو ہمیں چاہیے تھا، اب جب کہ ہمارے پاس کافی دولت تھی اور ہم اپنی باقی زندگی آرام اور سکون سے گزار سکتے تھے، ہمیں نئے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن اپنی سیماب صفت طبیعت، ناگفتہ بے گھریلو حالات سے بیداری اور فرار کے علاوہ اپنے وطن کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کا علم ہونے کے بعد خاموشی سے انہیں اور ان کی گھناؤنی سازشوں کو دیکھتے رہنے اور ان کے خلاف کچھ نہ کرنے اور اپنی آنکھیں بند کیے رکھنے کا حوصلہ نہ ہونے کے باعث میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس عملی جہاد کا بیڑا اٹھایا تھا۔ پچھتاوا یا کمی تھی کہ کام بہت بڑا اور کئی ممالک میں جا کر کرنا تھا، جبکہ ہماری نفری بہت ہی کم اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ گوکھلے کی ڈائری جب میں نے اپنے سابقہ محکمے کے افسر کو دی، جو پاکستان کی ناموس کے لیے اپنے مر مٹنے کو اعزاز سمجھتے تھے، جو بعد میں اسی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل بنے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور ان دنوں لیفٹیننٹ کرنل تھے، بولے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ پاکستان کو اندر اور باہر کی کون کون سی طاقتیں اسے تباہ کرنے کے در پہ ہیں، ہم وسائل ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ بھٹو نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں۔ افواج پاکستان کی تذلیل کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کام میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ڈائری میں جن ملکی غداروں کے نام پتے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، ہم آج کل ان پر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بیرون ملک دشمن تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اور تم تو آزاد ہو، اور بقول تمہارے تم نے اپنے ہم خیال ساتھیوں کا ایک گروہ بھی تشکیل دے دیا ہے۔ اگر ہمت، حوصلہ اور وطن سے محبت ہے تو کود جاؤ اس خاردار وادی میں اور اللہ پاک کی مدد اور تائید عزدی پر بھروسہ رکھو، راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ میں تمہیں اپنا خفیہ اور لندن میں ایک ہمدرد کا ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو ہمیں فون کر لینا، ہم ہر ممکن تمہاری مدد کریں گے۔ بینکاک میں جب مجھے بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے اور مارشل لا کے لگنے کا علم ہوا تو سب سے پہلے مجھے اپنے سابقہ محکمے کا خیال آیا کہ یقیناً اب ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھل چکے ہوں گے اور انہوں نے فوری طور پر ملکی غداروں پر ہاتھ ڈالا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ پاکستان میں فوری طور پر ملک دشمنوں اور غداروں کی گرفتاریاں سب سے پہلے ہوئیں۔ فوج جو 71 میں شکست کے بعد بیرکو تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، سیاست کی بدبو کو غلاظت میں بدلنے پر مارشل لا لگا دیا تھا۔ انہوں نے چن چن کر غداروں کی بہکونی کی اور آج تک ان غداروں کا پتہ نہ چل سکا کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان۔ اگلے روز خنسا کے نمائندے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ خنسا کے بینکاک آنے میں 6-7 روز لگیں گے۔ رابطہ ہوتے ہی جب نمائندے نے میرے متعلق بتایا تو خنسا نے نمائندے کو کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرا جو بھی کام ہو وہ کر دیا جائے۔ میں نے نمائندے سے کہا کہ مجھے اس اسرائیلی لڑکی سے ملنا ہے جو پہلے موساد کے لیے کام کرتی تھی اور اب خنسا کی پناہ میں ہے۔